ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 50+ एमसीक्यू, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12 फिजिक्स टर्म फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसकी दूसरी वीडियो आएगी, दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम करेंगे केस स्टडी एंड असर्शन रीजंस के क्वेश्चन। ओके, सो मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, ये गारंटी है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। एंड जो भी यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे लेक्चर का, वो सारे का सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर से ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए, इफ प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल सस्पेंडेड नियर बाय, देन विच फिगर शोज देयर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक रोड है, उसको किसके साथ रब किया जाता है? फर के साथ रब किया जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को करने का। अब इन्होंने बोला है कि एक प्लास्टिक रोड है, मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक प्लास्टिक रोड है। ये प्लास्टिक रोड जो है, इसके ऊपर कोई ना कोई एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ रब करने पर? फर के साथ रब करने पर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या आप मानते हो कि नेगेटिव आ गया। मतलब रबिंग में क्या होगा, कोई ना कोई एक चार्ज तो बनेगा ही। हाँ भाई, बनेगा। तो इसके ऊपर वन टाइप ऑफ चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये वन टाइप ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, ये टू स्मॉल पिथ बॉल्स के साथ जो है टच किया जाता है, एंड टचिंग में सेम चार्ज ट्रांसफर होता है। तो मतलब दोनों बॉल्स के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव से टच कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव से टच कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो जब हम दो ऐसी बॉल को पास में रख रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे। वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर बी, ठीक है। यहाँ पर हो गया आप लोगों का आंसर बी भाई, ठीक है। तो आई होप कि सबको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला समझ में आ गया। मतलब क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक रोड ले रहे हैं, उसके ऊपर उसको रब कर रहे हैं फर के साथ, तो एक टाइप का चार्ज तो आएगा ही, एंड फिर उसको टच करा रहे हैं। तो मतलब जो भी चार्ज होगा रोड के ऊपर, वो सेम चार्ज ट्रांसफर हो गया दोनों स्मॉल पिथ के ऊपर, स्मॉल जो बॉल हैं, पिथ बॉल हैं, उनके ऊपर, और उनको पास में रखा जा रहा है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन है, ए कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो कंघी है वो ड्राई हेयर्स में से करी जाती है, और ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को, कागज के छोटे छोटे पीसीस को अट्रैक्ट करता है। दिस हैपन बिकॉज, ये किस लिए होता है? अच्छा, तुमने देखा कि अट्रैक्शन कैसे हो रहा होगा? ऐसे होगा कि मान लीजिए जो कॉम्ब है उस पर शायद पॉजिटिव चार्ज हो और पेपर पे शायद नेगेटिव चार्ज हो, या फिर ऐसा होगा कि कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज हो और पेपर पे पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब अट्रैक्शन होगी किसकी वजह से? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्ब इज ए गुड कंडक्टर, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा यहाँ पे अट्रैक्शन। पेपर इज ए गुड कंडक्टर, इसकी वजह से भी नहीं हो रहा। द एटम इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कॉम्ब, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो एटम है किसके? पेपर के, तो वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब अपोजिट चार्ज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से आ जाता है यहाँ पे अट्रैक्शन। किसके बीच में? कॉम्ब के बीच में एंड स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के बीच में। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वन मेटेलिक स्फीयर ए is given positive charge whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge। तो इनमें से क्या हो सकता है? क्या कह रहा है कि आप लोगों के पास एक है A है और एक है B, दोनों का मास सेम है, एंड इस पे आपको चार्ज दिया जा रहा है, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, तो मतलब इसके ऊपर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और B पे आप लोगों को बोल रहा है कि इसके ऊपर हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज। क्या दे दिया? नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि क्या होगा ऑप्शंस में से। मास ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन इक्वल, मतलब दोनों का मास सेम रहने वाला है। मास ऑफ ए इंक्रीज, मास ऑफ बी डिक्रीज, एंड मास ऑफ बी इंक्रीज। तो मेरे अकॉर्डिंग, या फिर तुमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, जो भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पास क्या आए हैं? गेन हुआ है किसका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन सी बात है कि आंसर होगा डी, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है,
इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू डैश। नेचर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो किसके इक्वल होता है? भाई हमने पढ़ा था, एक सीधा सही फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन जो कि क्या था, प्लस माइनस एन ई था। मतलब एन कौन था, वो इंटीजर था। एन कौन था यहाँ पे, इंटीजर था। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। सो सिंपल सा यही फंड है। ये बोल रहा है कि हाफ इंटीग्रल होगा, तो ये नहीं है भाई। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कौन होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सो अब भाई ये बोल रहा है कि हाफ होगा इंटीग्रल मल्टीपल, नहीं ये नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये दे रखा हमने ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हुआ आप लोगों के पास डी जो है वो करेक्ट हुआ। सो आई होप कि यहाँ तक के क्वेश्चन सारे समझ में आ चुके हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चार्ज ऑन ए बॉडी Q1 एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। मतलब एक बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, एक बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है Q1, इसकी हेल्प से किसी दूसरी बॉडी को चार्ज किया जाता है। ठीक है, और इंडक्शन का मेथड है, इंडक्शन मतलब बिना टचिंग के। ठीक है, चार्ज ऑन सेकंड बॉडी इज फॉर्म टू बी Q2। उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है Q2, क्योंकि इंडक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडक्शन में अपोजिट चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग तो इनमें से कौन सी रिलेशन हो सकती है? क्या भाई वो इन दोनों का चार्ज इक्वल ट्रांसफर होता है? मतलब इस पे Q1 और Q2 इक्वल हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि Q2 जो है मतलब वो कम हो? हाँ भाई, तो वो कम भी हो सकता है। मतलब Q1 ग्रेटर होगा किससे, Q2 से। तो दो केस ही हमारे पास बनेंगे। अब एक यहाँ पे बच्चा ये भी कह सकता है कि क्यों Q1 लेस देन Q2 नहीं हो सकता क्या? अरे भाई जिससे चार्ज ले रहे हैं उससे थोड़ा, उसमें से ज़्यादा चार्ज थोड़ा निकाल देंगे, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, एंड जब तक वो इंडक्शन तब तक होगा ना, मतलब मान लीजिए फर्स्ट वाले में चार्ज ज़्यादा होगा तभी तो वो इंड्यूस कर पाएगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे, आंसर कौन सा होगा हमारे पास, डी होगा। कि या तो इन दोनों का चार्ज इक्वल हो सकता है, और या फिर फर्स्ट वाले के ऊपर चार्ज ग्रेटर होगा किससे, एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले के। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। तो सिंपल सा ही है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बोल रहे हैं तो कूलम्स लॉ बोलेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ F स्मॉल k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मीन्स F इनवर्सली हो गया किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो सिंपल सा पता लग रहा है कि भैया ये रिलेशन है, तो वो कौन सा ग्राफ है, तो वो ये वाला ग्राफ है। क्योंकि यहाँ पर दे रखा आप लोगों को फोर्स और यहाँ पे दे रखा है R आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया? तो भाई जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो नीट की बुक होती है उनमें से उठाए गए क्वेश्चन है, एंड कुछ सैम्पल पेपर भी आए हुए हैं तो उनसे लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को मजा आ रहा है करने में क्वेश्चंस को। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसको बोल रही है, एप्सिलॉन को। एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी हम बोल सकते हैं, तो वो एप्सिलॉन नॉट होगी। सो उसकी तो सिंपल सी हमारे पास कितनी होती है, C स्क्वायर, मतलब कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है कि ये हो गया C कूलम स्क्वायर, नीचे हो गया आप लोगों के पास न्यूटन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन इज ए जो है वो आप लोगों के सामने आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे ये नहीं बोला कि रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है, सिर्फ ये बोल दिया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 इस 12 न्यूटन है। ओके, ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम झट से कर देंगे, जिनको झट से हम कर देंगे। देखो इन्होंने सिंपल बोला है कि दो चार्ज है आप लोगों के पास, एक 6 और एक 2, इनके बीच की जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है। ठीक है, समझ ली कि भाई एक के ऊपर चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है कितनी, 6 माइक्रो कूलम, एक के ऊपर चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, एंड इनके बीच की फोर्स है 12 न्यूटन। अब ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब ये बोल रहे हैं इफ चार्ज Q -2 माइक्रो कूलम इज एडिड टू ईच ऑफ द चार्ज देन द न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अरे भाई एक बात देखो, अगर मैं दोनों में -2Q इंसर्ट कर दूंगा तो 6 - 2Q
माइक्रोकूलम, कितना होगा ये 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। दूसरे वाला कितना है 2 माइक्रोकूलम, उसमें भी मैं ऐड करूंगा, ऐड का मतलब माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, अरे भाई इसके आगे सिंबल दे रखा ना नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो गया -2 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये तो हो गया कितना 0। हमने पढ़ी थी ना चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि जब चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो उसका सिंबल भी हम इंसर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे होगा 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम हो गया 0। अब एक बात बताओ, दो चार्ज हैं, एक की वैल्यू बन चुके हैं 4 माइक्रोकूलम और एक की वैल्यू बन चुकी है 0। कितने बन चुके 0, अरे तो भाई इनके बीच की फोर्स क्या होगी, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, स्मॉल के Q1 Q2, अब Q2 0 हो चुका है तो इसका मतलब फोर्स इज 0, फोर्स इज कितनी है 0 है। सो ये हो गया आप लोगों के पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और नंबरिंग अभी याद नहीं है बट 50+ क्वेश्चन है ये, आप काउंट भी कर सकते हैं। सो ये हो गया आप लोगों के पास, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q एंड Q, मतलब दो चार्ज हैं आप लोगों के पास, एक की वैल्यू Q है और एक की वैल्यू Q है, और ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में एक चार्ज रख दिया जाता है जिसकी वैल्यू है Q, ये रहा स्मॉल q, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, जब भी देखो इक्विलिब्रियम की बात हो रही होगी तो यहाँ पे सिस्टम देखो किस किस का बन रहा है, तो ये सिस्टम हो गया, एक पूरा सिस्टम हो गया, यही बात हुई ना। तो मतलब इनकी जो फोर्स है वो क्या होगी, वो उनका सम 0 के इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर ये d/2 मतलब टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है वो d है। क्यों लिख रहे हो सर ऐसा, भाई उन्होंने यही तो बोला है, एट द सेंटर बोला है, तो इसका मतलब आधे पे क्लिक है, मतलब x अगर मानते हो तो 2x पूरा होगा, ठीक है। चलो मैं इनके बीच की फोर्स लिखता हूँ, तो कितनी हुई, स्मॉल k कैपिटल Q स्मॉल q, नीचे हो गया d/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब किस किस को, इसको और इसको करते हैं तो कितना होगा KQ बाय ये कितना होगा, सॉरी QQ हो गया ये, तो QQ बाय ये कितना होगा d का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इन्होंने बोला है। इक्विलिब्रियम में यही होता है कि जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका सम 0 के इक्वल होगा, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आ गया ये K कैपिटल Q स्मॉल q d बाय मतलब d का स्क्वायर और 2 चला गया ऊपर 4 हो गया, ये हो गया माइनस उधर का, उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस KQ स्क्वायर नीचे d का स्क्वायर, ठीक है। सो KQ से KQ काट दो, इस तरीके से काट दो कि K कट गया, d का स्क्वायर d के स्क्वायर से कट गया और इसका Q इससे कट चुका है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, आपके पास वैल्यू आई 4Q इज इक्वल टू -Q, तो Q की वैल्यू इज -Q/4। सो आंसर इज आप लोगों के सामने कितना, दिस। क्लियर है, हमें क्या करना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम को समझना है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि दोनों जो जितनी भी फोर्स लग रही है वहाँ पे उन सबका सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हमने वही किया, सबसे पहले इसको उधर ले गए तो जो कटा वो काट दिया और Q की वैल्यू आ गई, तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए Q की, मतलब जो हमारा चार्ज है Q उसके 4 होनी चाहिए, /4 -4। नेक्स्ट है 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m एंड चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू Q/m इज, मतलब चार्ज और मास लिखा हुआ नीचे। देखो बेटा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पे आप लोगों को चार्ज और मास की बात बोली जा रही हो, किसकी बात बोली जा रही हो, चार्ज एंड मास की बात बोली जा रही है, तो आप लोगों को क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लिखनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 पार्टिकल हैं और दोनों के मास इक्वल हैं एंड उनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो लिख लो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे कैपिटल G, मास का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर हो गया, नीचे 16 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं अभी बताता हूँ। दूसरा इन्होंने नीचे क्या लिखा है, जब चार्ज रखे हैं मतलब जो पार्टिकल है उनके बीच पे चार्ज भी है, देखो इन्होंने बोला ना 2 पार्टिकल हैं इक्वल मास के और इक्वल चार्ज के, तो उन पे कोई ना कोई फोर्स भी है उनके बीच में, तो उसको लिख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल k Q का स्क्वायर नीचे डिस्टेंस 16 का स्क्वायर। तो दोनों फोर्स कैसी है, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब वो इक्वल है,
वो फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल है भाई, एफ जी और एफ ई हो गया यहाँ पे, तो इक्वल है, तो यहाँ पे बन जाएगा जी एम का स्क्वायर नीचे 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर नीचे 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई 16 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर से कट गया, 16 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर से कट गया। अब बचा क्या आप लोगों के पास, हमारे पास आ गया जी बाय के, यानी हो गया क्यू बाय एम, और इधर आ गया अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जी हमारे पास फॉर्मूले में दे रखा है, तो मतलब जी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी और यहाँ पे भी जी है, ये रहा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, के की वैल्यू को पुट कर देते हैं। के की वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्यू बाई एम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अंडर रूट, जी पहले से पड़ा है, के की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर है? सो इस तरीके से आंसर आप लोगों के सामने कौन सा, डी है भाई, कौन सा है, डी है। सो आई होप कि समझ में आ रहा है सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एंड सभी बच्चे शेयर करते रहो सेशन को। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ ए चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, एंड बी है उसके पास एक +6 माइक्रोकूलम चार्ज है। भाई सिंपल सा है, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास -2 माइक्रोकूलम चार्ज, दूसरा जिसके ऊपर +6 कितना है, सॉरी +6 तो दिया ही हुआ है, ये बी है, पहले ये ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, और ये +6 माइक्रोकूलम है, एंड इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तभी तो फोर्स लगा रहे होंगे ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं है तो फिर फोर्स कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताने की कौन सी बात यहाँ पे सही है। अगर बताओ भाई, मैं एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे निकालूँ कि ए वाला फोर्स जो है वो बी वाले के ऊपर लगाए, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ बी ए लिख दूंगा कि फोर्स लग रही है बी के ऊपर, ए वाला लगा रहा है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ कि बी वाला इसके ऊपर लगा रहा है, तो मैं लिखूंगा ए के ऊपर लग रही है फोर्स, बी वाला लगा रहा है। मतलब मैं दोनों फोर्स कैसे लिख रहा हूँ, इक्वल लिख रहा हूँ, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। इक्वल क्यों है, क्योंकि देखो दोनों बार में चार्ज की वैल्यू यही है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। अगर मैं, सुनो ध्यान से, अगर मुझे निकालना है एफ ए बी, तो मैं क्या करूंगा, मैं चार्ज कौन सा लिखूंगा, यही डिस्टेंस इनके बीच का लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब मैं अगर कहता हूं कि मैं एफ बी ए निकालता हूं, तो भी मैं क्या करूंगा, यही चार्ज लिखूंगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखूंगा। तो बात तो वही है, फोर्स सेम है, और वो कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट है। सो आंसर इज दिस, सीधा सीधा, बिना सोल्व करे। मैंने बोला था कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना सोल्व करे आपको करने होंगे, टाइम बचाना है भाई। ओके, एंड कई बच्चे सोचेंगे ये आसान क्वेश्चन है, भाई ये आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ठीक है, एंड ये आसान क्वेश्चन उनसे पूछना जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है इन चीज़ों को, मतलब जिन्होंने थ्योरी ही नहीं की, तो वो कैसे करेंगे इनको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी इज कितनी होगी, आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, ये फोर्स बताना है। तो भाई सिंपल सा है, देखो क्या करना है, इन्होंने ट्रायंगल बोला है, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, अरे ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में उन्होंने क्या बोला है, इस ट्रायंगल में उन्होंने बोल दिया है कि भाई यहाँ पे जो चार्ज है वो इस तरीके से रखे हैं। यहाँ पे रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा -1 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड यहाँ पे रखा 2 माइक्रोकूलम। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो माइनस को, आप 2 को यहाँ पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी एक बात देखो भी, ये कैसे हैं कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, इन्होंने जो बात बोली है उसको ध्यान से सुनना है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज सी निकालना है। मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर आपको फोर्स निकालनी है। तो भाई ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगी अगर सी के ऊपर चेक करनी है, और नेगेटिव वाला तो इधर फोर्स लगेगी। तो कहने का मतलब रिजल्टेंट इधर आएगा। हो गया क्वेश्चन। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बना देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले की वजह से सी वाले के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, और नेगेटिव वाला डायरेक्शन लगा रहा है सी के ऊपर इस साइड,
तो इस फोर्स को मैंने नाम दिया फर्स्ट और इस फोर्स को मैंने नाम दिया 2। तो फर्स्ट फोर्स को निकालो स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर स्केयर से। तो K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है, Q1 इज़ 1 माइक्रो, 2 कितना है दूसरे वाला कितना है 2 माइक्रो कूलम। नीचे आर स्केयर इज 10 सेंटीमीटर, बट हमें उसका मीटर बनाना है तो 10/100 कर देंगे तो 0.1 बन गया, ये 0.1 का स्केयर हो गया। तो ये F1 की वैल्यू होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.8 न्यूटन। तो बट अभी आंसर नहीं आया, अभी एक फोर्स आई है इसकी 1.8 न्यूटन की। अब यहाँ पर भी वही बात है, तो ये भी सेम आने वाली है। क्यों आने वाली है भाई सेम? देखो 2 है और 1 है, 2 है और 1 है, समझ रहे हो। बट सिर्फ क्या होगा कि एक नेगेटिव के हिसाब से है, एक किसके हिसाब से है, नेगेटिव के हिसाब से है। क्लियर है। चलिए, तो अगर हम इनका F2 निकालें तो F2 भी सेम आएगा, 1.8 न्यूटन ही आने वाला है। डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अब बेटा एक बात देखो, एक फोर्स मेरे पास इधर जा रही है और एक फोर्स मेरे पास इधर जा रही है। पहली बात तो ये एंगल कितना होगा, पहली बात है कि ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये भी 60, ये भी 60। तो ये वाला एंगल जो बचा ये कितना होगा 120। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा आप उसको ऐसे बना सकते हो, इधर की तरफ बिल्कुल बना सकते हो। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन लग जाएगी एंड उसको आप बोल सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। उसको आपने सॉल्व करना है कि F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, एंड थीटा इज 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री है। तो भाई इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। कितना आएगा 1.8 न्यूटन आएगा। क्लियर है। ओके, सो भाई मेथड पूरा अच्छे से समझा दिया कैसे करना है और वो भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर देना। लाइक एक ही बार करना है, ठीक है, शेयर बार बार करते रहना, लेकिन लाइक एक बार करना है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, इज 5 न्यूटन। इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टूवर्ड ईच अदर बाय 0.04 मीटर देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें, फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। मतलब F आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस के बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दे रखी है कितनी फोर्स 5 न्यूटन और स्टम डिस्टेंस कितना है 0.06 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी फोर्स निकालनी है। चलो दूसरी फोर्स निकालनी है, तो हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क कर दिया। और ये कितनी दूरी पर आ गए हैं, अब 0.04 दूरी पर आ गए हैं। तो अभी क्या करें, अभी कर दें 2 को डिवाइड कर दें फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो ये बनेगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ जाएगा 0.06, नीचे आ जाएगा 0.04 और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5। तो 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आप लोगों के पास 0.06 का कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पॉइंट से कट रहे हैं, तो मतलब ये 6/4 बन गया एक तरह से। तो 36/16 इंटू 5 हो गया 45/4, 45/4। तो इसको सॉल्व कर लो। आंसर इज बी। क्लियर है। तो भाई सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और कुछ भी नहीं है बेटा। चलिए, कॉन्सेप्ट आपका अगर है तो अच्छी बात है। व्हेन द चार्ज ऑफ ए बॉडी बिकम हाफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। अरे भाई एक सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल k Q बाय आर स्क्वायर से लिखते हैं। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। अगर Q हाफ हो गया तो E भी तो हाफ हो गया, तो आंसर इज दिस। मैंने बोला है ना कि कई क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन हो जाएंगे, सिर्फ सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास me एंड प्रोटॉन ऑफ मास mp आर रिप्रेजेंटेड एज Fe एंड Fp रिस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज। वो कैसे एक दूसरे से रिलेट होंगे भाई, एक सिंपल सा फंडा है। ठीक है, एक के ऊपर चार्ज कितना है, मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है, एक यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है, और एक यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला फोर्स इधर लगाएगा
ऐसे देखेगा तो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है चार्ज की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू सेम होती है चार्ज की वैल्यू, तो दोनों के बीच की फोर्स बिल्कुल सेम एंड इक्वल है। सो आंसर इज एफ पी इज इक्वल टू एफ ई, एफ पी इज इक्वल टू एफ ई। अरे भाई मुझे मान लीजिए यहाँ और यहाँ की फोर्स लिखनी है, तो तुम इन्हीं को यूज़ करोगे, इन्हीं का फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक है। फिर आप इसकी और इसके बीच की फोर्स लिखो, फिर इन्हीं की वैल्यू को यूज़ करोगे, इनके बीच का डिस्टेंस यूज़ करोगे। दोनों केस में डायरेक्शन एक ही साइड जा रही है, तो मतलब वो दोनों इक्वल है, वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आप लोगों के पास, एक मिनट रुकिएगा, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। मतलब दो चार्ज हैं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है क्यू एंड क्यू, जो कि एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो कि एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ओके अब सुनो, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब एक की वैल्यू आपके पास अनलाइक चार्ज बोल रहा है, तो एक की वैल्यू माइनस हो सकती है और एक पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज, मतलब यहाँ पे आपको निकालनी है, यहाँ पे, तो मतलब ये d/2 हो गया और ये कितना हो गया, d/2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज के चार्ज इज q बाय d/2 का स्केयर। कितना होगा अब ये कितना हो जाएगा भाई, रुको अभी ये बन जाएगा आप लोगों के पास e के क्यू बाय डी का स्केयर और ऊपर चला गया 4, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वजह से लिख रहा हूँ तो भी ये लिख पाऊंगा, इसकी वजह से लिख रहा हूँ तो भी ये लिख पाऊंगा, तो लिख लेते हैं दोनों को। तो कितना होगा भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। सो इट्स ऑल्सो बिकम के क्यू 4kq बाय डी का स्केयर। दोनों की जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो सेम होगी भाई, इससे बाहर इसमें अंदर, इस पॉइंट पर अगर देखें तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। सो आप लोग क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, तो 4kq बाई डी स्केयर प्लस 4kq बाई डी स्केयर, तो डी स्केयर हमने लिया एलसीएम और ये बन गया 4kq प्लस 4kq मीन्स 8kq बाय डी स्केयर, एंड k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 8q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्केयर। सो आंसर इज दिस। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है, ठीक है। हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड, एक सिल्क थ्रेड हमने लिया, ये सिल्क थ्रेड है, ठीक है। वी पुट ए पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट एट ए पॉइंट एंड मेजर एफ बाई क्यू नॉट। हम कोई एक पॉइंट क्यू नॉट रखते हैं और मेजर करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह से, तो वो बता रहा है ये एफ बाई क्यू नॉट होगी, वो क्या होगी, एफ बाई क्यू नॉट होगी। आगे ये बोल रहा है देन इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई जो होगी वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, भाई वो कहाँ पे ज़्यादा होगी ये आप लोगों को बताना है। तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, मतलब किस तरीके से रिलेशन हो सकती है, वो इस तरीके से हो सकती है कि ई बड़ा है एफ वेक्टर क्यू नॉट से, क्योंकि किसी डिस्टेंस पे जाके रख रहे हैं, तो किसी डिस्टेंस पे जाके रख रहे हैं तो फोर्स वहां तक जब जा रही है तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है। तो जहां पे बात कर रहे हैं हम, जिस स्फीयर की वजह से बात कर रहे हैं, उसका वैसे भी एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहीं पर ज़्यादा होगी, ऑन द सरफेस ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ में आ रही है, चलिए तो ये हो गया आंसर इसका, कितना भाई, इसका आंसर हो गया ए भाई लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड -2q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। मतलब दो चार्ज हैं, एक चार्ज आपका x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं +8q, और एक चार्ज आपका x इज इक्वल टू l पर रखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं कितना, -2q चार्ज, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की हम बात कर रहे हैं और ये बन गया आप लोगों के पास एक लाइन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं
द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्ज इज 0। इस तरह के क्वेश्चन में वैसे तो हम क्या करते हैं, सेंटर पे चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर इसने खुद नहीं बोला, तो एक बार बाहर की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये एक्स की एक्सियल लाइन है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर फील्ड 0 हो सकता है। सो इसके लिए हमने बोला कि ये वाला डिस्टेंस इज कितना, ये वाला डिस्टेंस इज एल लिख लेते हैं, स्मॉल एल या कुछ भी लिख लो, क्या नाम दे इसको, चलो स्मॉल एल लिख लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गया। तो अब अभी देखो भाई, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना कि अगर मुझे यहाँ की वजह से यहाँ पे फील्ड लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा, तो आप लिखोगे 8KQ बाय एल प्लस स्मॉल एल का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप इनके बीच का लिखोगे, तो ये कितना हुआ, ये हो गया आप लोगों के पास -2KQ बाय एल का स्क्वायर हो गया, स्मॉल एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितने का स्क्वायर हो गया, स्मॉल एल का। अब इन्होंने ध्यान से देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस 0 है, तो मतलब इनको क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। तो इक्वेट कर देंगे तो ये क्या आएगा, 8KQ अपॉन एल प्लस स्मॉल एल इज इक्वल टू 2KQ अपॉन स्मॉल एल का स्क्वायर, ठीक है। तो KQ कैंसिल, तो ये बन गया आप लोगों के पास 8L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2, यहाँ पे है कैपिटल L प्लस स्मॉल एल का स्क्वायर, इस तरीके से है। तो सॉल्व कर लो भाई, ये है 8L स्क्वायर और ये 2 बाहर पड़ा है, तो कैपिटल L का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, स्मॉल एल का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल L स्मॉल एल। इसको सॉल्व करना है आपने, इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है आपने। एंड यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास वो बन जाएगी कितनी भाई, L बन जाएगी, कैपिटल L बन जाएगी, मतलब स्मॉल एल की वैल्यू इज कितनी, कैपिटल L, ठीक है। सो अभी आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस 0 कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बताओ कितना होगा, L है प्लस एक और निकल गया तो 2L आ जाएगा आप लोगों के पास। कितना आंसर आएगा, 2L आएगा भाई लोग, ओके। सो आई होप कि समझ में आ गया। बेटा कुछ भी नहीं कर रहे हम, 2 चार्ज आप लोगों के पास, दोनों का क्या लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो, दोनों का क्या लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो, ठीक है। दोनों का क्या लिखो आप, मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ना भी लिखना तो भी काम चल जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 0 हो जाए, 0 तभी होगी ना जब दोनों का सम इक्वल टू 0 होगा। तो 0 है तो इधर एक चार्ज को इधर ले आए, तो मैंने इक्वेट रख दिया, इनको दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, और यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ओके। ठीक है, समझ में आया भाई, बताइए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन विद चार्जेस एट द वर्टिसेस इन विच केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। तो 0 तो तब हो सकता ना कि अगर इक्वल और अपोजिट, मतलब इक्वल चार्ज सेम फोर्स लगा रहे हो, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। तो बेटा मैं तो देखो सिंपल बोलूँगा कि यहाँ से अगर सेंटर पे बात करें तो इसकी फोर्स इस साइड होगी, और यहाँ से इस साइड होगी तो इस साइड होगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका सम क्या होगा, 0। अब इसकी वजह से देखें तो इनका सम 0, इनका सम 0। तो भाई कॉपी पेन रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये क्वेश्चन सीधा सीधा ही हो रहा है। देखो अगर हम दूसरे केस को देखें, अगर इस केस को देखें तो ये नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से फोर्स जो होगी वो क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फोर्स 0 नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फोर्स क्या हो रही है, 0 नहीं हो रही है, इसकी इधर इसकी इधर। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या है भाई, इधर है Q बाहर निकलेगा, इधर नेगेटिव हो, तो ये ऐड हो रही है, सेंटर पे कुछ ना कुछ एक फोर्स बच रही है। तो कहने का मतलब जहाँ पे प्लस हैं, भाई एक बात देखो, ये फोर्स और ये फोर्स अगर मैं लिखूँ तो लिखूँगा Q का स्क्वायर, नीचे उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए x है तो x स्क्वायर आप लिख दोगे, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले के ऊपर लगाई तो आप ये लिखोगे। दूसरा, फिर फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड वाला लगा रहा है, तो भी आप यही लिखोगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब तो अपोजिट होगी तो KQ स्क्वायर x दिस, तो 0 हो गया। तो ये सिर्फ एक की वजह से, अभी
अभी किसकी वजह से, सिर्फ एक की वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इसी तरह इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इसी तरह इस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। यहाँ पे फोर्स जो होगी वो कितनी होगी भी, ज़ीरो हो गई। ओके, यस और नो, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास, ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट ट्रेवल। अरे भाई सिंपल है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो फ्री टू मूव है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा इधर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव साइड। तो फील्ड इज डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें चार्ज पार्टिकल बोला है, इन्होंने नेगेटिव तो नहीं बोला ना, तो पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर ये बिल्कुल यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी कैसी हो, ज़ीरो हो, तो ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स चलेगा। लेकिन अगर इसको इधर उधर फेंक रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ पाथ अलग लेगा ना, वो कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है। तो इसमें आंसर सीधा सीधा क्या हो रहा है, अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स चलेगा अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, ज़ीरो होगी। सो आंसर इज कितना, आंसर इज बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बिल्कुल सही है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा फिर बोल रहा है, फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट्स नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव से शुरू हो रही है, नेगेटिव पे ख़त्म हो रही है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो पहला बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्टिन्यूअस कर्व है विदाउट एनी ब्रेक, ये किसी ब्रेक की वजह से नहीं होती। अरे भाई किसने बोला है, देखो ध्यान से सुनो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, तो ये बिल्कुल सही बात है। फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव और एंड हो जाती है नेगेटिव, ये भी बिल्कुल बात है। दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी सही बात है। तो इन्होंने पूछा गया था कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो ए हो आप लोगों के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं होती हैं भाई ये। ठीक है, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे खत्म। नेक्स्ट है, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट, क्या बताता है फिगर। यहाँ पे आप लोगों को देखो एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जहाँ पे फील्ड लाइंस बिल्कुल डेंस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी हैं, डेंस है, अगर वो हैं डेंस तो वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा। तो मतलब ए पॉइंट पे ज़्यादा है तो ई ए हो गया, सी पॉइंट पे भी फील्ड ऐसा ही है तो ये इक्वल हो गई। बट बी पे लूज है, यहाँ पे देखो डेंस नहीं है, दूर दूर हैं फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब ए एंड सी ज़्यादा हैं किससे, बी से। ए एंड सी ज़्यादा हैं किससे, बी से। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस तरीके के ये जो क्वेश्चन डाले गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाले गए हैं। एंड इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर का जिसमें हम असर्शन रीजन केस स्टडी कर रहे होंगे, मजा आएगा उस चैप्टर के अंदर भी। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को पूछा जा रहा है, फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज। देखो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। एंड नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में इनवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं, इनवर्ड होती हैं, रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे कौन सा है वो, देखो अगर हम इसको देखें तो इनसर्ट अंदर भी आ रही हैं और इधर से अंदर आ रही हैं और इधर से बाहर निकल रही हैं। बट ये नेगेटिव चार्ज शो कर रखा है इसने, तो ये गलत है। ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। सो आंसर इज कितना, सीधा सा सी। ओके, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एंड जितने भी वन शॉट मैंने करवा रखे हैं सारे के सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। एंड कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम 2022 के लिए इसे पढ़ सकते हैं। भाई उन वन शॉट से पढ़ो एक बार और पता लग जाएगा तुम्हें कि कितना डीप में जाके समझाया हुआ है तुम्हें। चलिए, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे वन शॉट का फॉर टर्म फर्स्ट एग्जाम। एंड सेकंड टर्म के लिए तो हम ऑलरेडी कुछ नया प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ा करके फिर उस पर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, स्टूडियो टाइप। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय पैरेलल प्लेट ऑफ वैल्यू ई। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड,
जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन फील्ड की ऐसे है। अब भाई इन्होंने बोल दिया क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है। पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है, एंड चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v। देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय पैरेलल प्लेट। कितनी वैल्यू है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, E, विद द वेलोसिटी v। द प्लेट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है d, कैपिटल D, सॉरी स्मॉल d। देन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड इज क्या होगी। सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, -E, कैपिटल E लग रही है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है, तो एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ma-E, कैपिटल E। सो A की वैल्यू इज -E, कैपिटल E बाय m होगा। सो आंसर इज B, आंसर इज B। क्लियर है, ये भी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दी गई है, ट्रैक दिए गए हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल हैं उनके ट्रैक दिए गए हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से चल रहे हैं। सो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इसमें ये पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल 1 है, एक सेकेंड है, एक थर्ड है। तुमसे बोला क्या गया है, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा। सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, चार्ज टू मास रेशियो पूछ रहा है, तो चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब सर, मतलब ये कि जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है उसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है, थर्ड वाले का। सो आंसर इज दिस। समझ में आई, आंसर इज दिस। डिफ्लेक्शन इसका ज़्यादा हुआ है, इसका ज़्यादा हुआ है डिफ्लेक्शन, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। चलिए सो ट्रिक है ये एक सिंपल, कि आप लोग क्या करोगे, अगर चार्ज टू मास रेशियो आप लोगों से पूछा गया है, चार्ज टू मास रेशियो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्लेक्शन के। किसके प्रोपोर्शनल है वो, डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर एंड अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए तो फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, दो चार्ज हैं आप लोगों के पास, प्लस एंड माइनस, मतलब एक प्लस का एक माइनस का है, सेपरेटेड बाय ए 5 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप लोगों को सिंपल सा डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू कितना है 20 नैनो, नैनो इज 10-9, एंड 2a मतलब डाइपोल लेंथ जो कि कितनी देर की है, 5 मिली इज 10-9, सॉरी मिली की बात कर रहे हैं तो 10-3 होगा, ठीक है। एंड ये हो गया आप लोगों के पास 100 इंटू 10-12, तो ये हो गया 10-10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हो गया आप लोगों के पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, एंड आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों के पास दिया हुआ है, एक की वैल्यू है Q, एक की वैल्यू Q और एक की -2Q है, ठीक है। मतलब इनको कहाँ पर प्लेस किया गया, कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा आप लोगों के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, अरे सर्कल बन गया है तो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड इसकी साइड जो है वो L है। ये खुद बोल रहा है कि इसकी साइड L है। एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q है और एक -2Q है। तो आप एक चीज़ देखो कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ होगी, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर जाएगी, दूसरी डाइपोल मोमेंट किधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट लिखता हूँ उसकी वैल्यू लिखता हूँ P, तो भाई इधर वाली की कितनी वैल्यू होगी, ये भी तो सेम चार्जेस के बीच में ही है, यही Q -2Q, यही Q और ये -2Q, तो इनके बीच भी जो डाइपोल मोमेंट है वो भी P है। तो मतलब मैं रिजल्टेंट निकाल दूँ, फिर क्या निकाल दूँ रिजल्टेंट, तो ये बनेगा P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P इंटू P cos 60। तो ये बन गया आप लोगों के पास P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P स्क्वायर इंटू cos 60 इज 1/2, 0, 30, 45, 60 है। तो अब हमें क्या करना होगा, उल्टी डायरेक्शन में जाना होगा। किस डायरेक्शन में जाना होगा, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, √3
p² बच गया। तो √3 बाहर p रह गया, सॉरी √3 रह गया और p आ गया बाहर क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था। ये हो गया, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब ये डाइपोल मोमेंट कौन है भाई, ये डाइपोल मोमेंट इनके बीच की है, तो वो क्या होता है, वो Q इंटू एल होगा। चार्ज इंटू लेंथ होता है, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ होती है, तो वो कौन है, वो दिस है। सो आंसर इज दिस। ओके, सो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सभी करना है। अगर एक बार लाइक कर दिया तो बहुत है, शेयर बार बार कर देना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन। भाई ये रहा डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव क्यू। यहाँ पर हम इक्वेटोरियल पॉइंट लेते थे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ठीक है, अब एक बात देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है डाइपोल मोमेंट ऐसे, और नेट फील्ड जा रहा है इधर। अब डायग्राम चेक करना, ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई, ई इधर जा रहा है, पी इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में अपोजिट है। अपोजिट मतलब 180 डिग्री। सो आंसर क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा तरीका था। उसमें हम करते थे ना कि यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, कुछ इस तरीके से कर रहे होते थे। मतलब कि यहाँ पर एक कंपोनेंट गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इधर आ गया, इस तरीके से। ठीक है, सो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते थे और बाकी के कंपोनेंट हमारे एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में जाते थे। मतलब जो ई था हमारे पास वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था, जो ई था हमारे पास वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था। तो ई इधर, पी इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। सो आंसर इज़ 180 डिग्री। कितना आंसर होगा, 180 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेट ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स एक्सियल प्लेन। मतलब एक्सियल प्लेन में, मतलब ई ए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल के लिए। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, 2kp/r³ से लिखते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। और ई क्यू जो है वो इक्वेटोरियल के लिए है, तो ई क्यू को कैसे लिखते हैं, ई क्यू को लिखते हैं kp/r³ से। ठीक है, तो इनके बीच की रिलेशन, अरे भाई दिख रही है सामने ही, ये देखो ना, kp/r³। kp/r³ कौन होता है, ई क्यू होता है। तो ये बन गया क्या, ई ए इज इक्वल टू 2 दिस। सो आंसर इज आप लोगों के सामने। क्लियर है भाई, कोई अलग से चीज़ें नहीं करी हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ो। पूरे के पूरे वन शॉट करवाए हुए हैं, पूरा सिलेबस करवाया आप लोगों को, तो वहाँ से उस सिलेबस को कंप्लीट करो, एनसीईआरटी पूरी कर लो वन शॉट्स की हेल्प से। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करना एंड देखना, फिर तुम याद करोगे कि हाँ सुनील सर सही कहते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए और फिर हमें यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, एंड जिन्होंने कोटा फैक्ट्री देखी है तो उनको पता होना चाहिए कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि निकालना क्या है और ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये थोड़ी सी हिंट लेनी चाहिए। एंड एजुकेशनल जो शॉर्ट मूवीज़ होते हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। एक रियलिटी एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो हमें पता लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी है, दिस है, जिसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर है। ये कितने पर अलाइन है, 30 डिग्री के साथ अलाइन है। किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसका नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने पूरी वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड बोला है तो इसके लिए सॉरी, बट मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वो कई बार फ्लो में मैग्नेटिक फील्ड बोला जा सकता है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। भाई टॉर्क का कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, P×E होता है, तो ये बनेगा टॉर्क PE sin थीटा। सो P इज़ कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁻⁹, E दे रखा है 5 × 10⁻⁴ और sin 30, किसकी वैल्यू है, sin 30 की, तो 0 30 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया आप लोगों के पास 4 × 5 × -5, क्योंकि -9 + 4 इज़ -5, एंड ये हो गया 1/2, 2 से ये कट गया, तो हो गया 10 × 10 - 5, सो इट्स बिकम 10 - 4, 10 - 4। क्लियर है, तो इतनी टॉर्क यहाँ पर लगती है, एंड टॉर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। चलिए
सो आई होप यहाँ तक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए हैं। एंड देखो कई बच्चे बोलेंगे सर इस चैप्टर को भी अपलोड कर दो, इसको भी। भाई सभी चैप्टर अपलोड होंगे, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है इस चैनल को, ठीक है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ये भी नहीं है कि मैं एक दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ एंड वहाँ से मैं लाखों कमा रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे आके तो मैं फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और एक प्लेटफॉर्म पे आके फ्री आपको दे रहा हूँ तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, तो आप लोग शेयर करिए, आप लोगों का ही सपोर्ट है। अगर आप हैं तो मैं हूँ, मतलब तभी मैं इस चैनल पे हूँ। चलिए, नेक्स्ट है द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई इज़ पी। मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है पी, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन कि कोई डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये फील्ड है, ये फील्ड है, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया, इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया, नेगेटिव क्यू प्लस क्यू, जिसकी लेंथ होती है 2a, ठीक है। 2 का मल्टीपल हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, अदरवाइज 2a कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इस पे जो टॉर्क लगती है उसका फॉर्मूला बताओ। क्या होगा फॉर्मूला? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अभी पिछले वाले में ही लिख के आए हम, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइपोल एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब थीटा जो है वो जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इज क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन, देखो भाई आप लोगों के पास यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्या? देखो अगर हम लिखें टाउ की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू, तो होती है पी क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन थीटा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की लिखूँ तो वो होगी माइनस पी डॉट ई, मीन्स पी ई सॉरी वेक्टर नहीं आएगा इसके ऊपर, पी ई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 रखता हूँ तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये केस है किसका? स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थीटा मतलब क्या करते हैं 90 रख देते हैं, π/2 रख देते हैं, तो वो होगा पी ई, मतलब यहाँ पे टॉर्क हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। बट हमें स्टेबल बताना है, हमें स्टेबल बताना है कि जब हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा, तो वो केस कौन सा होगा? वो केस यही होगा आप लोगों के लिए। नेगेटिव एक होता है कि ज़ीरो एनर्जी आपको यूज़ करनी है। क्या करनी है? ज़ीरो एनर्जी आपको यूज़ करनी है। सो इट इज़ π/2। कितना होगा? π/2। क्लियर है? समझ में आया? ओके भाई। एंड cos 90 हो गया यहाँ पे क्या? 0, क्योंकि अगर हम cos 0 लिखते हैं तो वो 1 हो जाता, cos 0 लिखते तो वो 1 हो जाता। एंड यहाँ पर जो मैंने बोला था कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी होगा, तो वो कन्फ्यूज़न ये है, क्योंकि अगर हम cos 0 लिखेंगे सो u इज़ माइनस पी। ये मोस्ट स्टेबल की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? मोस्ट स्टेबल की कंडीशन है। इसको आप स्टेबल बोल रहे हो, ये मोस्ट स्टेबल की कंडीशन है। तो आंसर दोनों दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं। तो स्टेबल है तो π/2 होना चाहिए, स्टेबल है तो π/2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग थ्रू ए सरफेस जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 5i, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है कितना? ds वेक्टर इज़ 5i हमें दिया हुआ है। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको बताना है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है भाई? फ्लक्स इज सिंपली ई डॉट डी एस, फ्लक्स इज सिंपली ई डॉट डी एस। सो यहाँ पे बन गया आप लोगों के पास ई इज़ कितना? 4i प्लस 4j प्लस 4k। एंड सीधा सही था ये, डॉट करेंगे हम, तो भाई आई को आई वाले से करते हैं, तो इसको इससे करिए 520, मतलब 5 × 4 = 20, आई डॉट आई, एंड आई डॉट आई इज़ 1, सो इट्स बिकम 20 यूनिट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है तो वो बता सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे भाई इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? वेक्टर होता है इसका। गॉसियन सरफेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वेक्टर होता है। नेचर कैसा होता है? वेक्टर होता है। हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं ना, फिर उस पर हम एक एरिया मानते हैं, फिर उसका एक वेक्टर बनाते हैं, तो वो हमें हेल्प कर रहा है। तो वो गॉसियन सरफेस जो है उसका नेचर कैसा? एक वेक्टर फॉर्म है, या वेक्टर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट,
द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होगा? द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज। एक बात देखो, फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है एनक्लोज्ड के, ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो क्या करता है? गॉसियन सरफेस एक सिमेट्री बना रहा होता है, ठीक है। तो ए सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस कंटेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ए सिंगल फिक्स्ड वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ए सिंगल फिक्स्ड वैल्यू। सो आंसर इज सीधा सा सी, आंसर इज सीधा सा सी। आप देखो क्यू होगा आप लोगों के लिए प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये इससे फील्ड हर एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, इससे फील्ड हर एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लेते हैं और वो गॉसियन सरफेस इसको क्या करता है? एनक्लोज करता है फील्ड को, ठीक है। ये कौन है? गॉसियन सरफेस है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स, अरे मेरा नाम पहले से ही आ गया क्या इधर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज इन एयर इज, मतलब आपको फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू इज यूनिट पॉजिटिव है, सो मतलब क्यू की वैल्यू इज 1, सो इट्स बिकम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट -1। सो आंसर इज दिस। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़ें? बताइए भाई फटाफट। नेक्स्ट, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब, मतलब एक क्यूब है आप लोगों के पास, क्या है? क्यूब है इस तरीके से। तो क्यूब बना लेते हैं पहले एक बार, ये रहा क्यूब। तो इसका एक डायगोनल यहाँ से चला और यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। डायगोनल हम बना रहे हैं, इधर से इधर मिला देते हैं तो डायगोनल हो रहा है। तो मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं ना, कहाँ की बात कर रहे हैं भाई? सेंटर की। सेंटर पे कौन रखा है? क्यू। और ये किसी एक फेस के लिए तुमसे पूछ रहा है, वन ऑफ इट्स फेस, वन ऑफ इट्स फेस। सो फाई इज इक्वल टू, अगर सभी के लिए पूछा जाएगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज एनक्लोज हो रहा है। अगर एक फेस की बात कर रहा है तो 6 से इस फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 के अंदर आया हुआ था, जो पेपर नहीं हुए, मतलब जो सैम्पल पेपर डिज़ाइन हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन डैश, किस किस पे डिपेंड करेगा? अरे भाई फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू इज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो किस पे? नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये दिल्ली 2020 के अंदर आया था, सीबीएसई दिल्ली 2020 सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर। किसके अंदर? सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर। सॉरी, ये 2020 की बात कर रहा था, 19-20 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 19-20 की। लास्ट क्वेश्चन भी हाँ 19-20 का था, तो मतलब वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब ये एक स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है, इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे आ गए हैं, और टोटल जो वो स्क्वायर है उसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? उसका गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो मतलब ये किस तरीके से है? एक क्यूब की तरह ही है और सेंटर पे ये रखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि तुमसे क्या करना है, ये तुमसे बोल रहा है कि निकालो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो भाई फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यूज़ कितनी? 10 माइक्रो इज़ 10 - 6, एप्सिलॉन नॉट इज़ कितना? एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो बस आप लोगों को कैलकुलेट करना है, एंड इसके लिए कमेंट योर आंसर। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करना है कि फ्लक्स इतना होगा सर। एंड देखता हूँ कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही हैं, मतलब वीडियो अगर 1 घंटे की है तो उसके लिए 3 घंटे मेहनत की जाती है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो एक कमेंट नहीं कर सकते क्या? कमेंट करिए, आंसर ये होगा, शेयर करिए अगर लाइक कर दिया है,
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यहाँ पे हम क्वेश्चन को पूरा करना भूल गए हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि तुमसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कि किस में से ज़्यादा होगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू है, यहाँ पे कितना है, क्यू है, यहाँ पे कितना है, क्यू है, और यहाँ पे कितना है, क्यू है। तो सभी केसेस में क्यू सेम एनक्लोज हो रहा है, मतलब जो चार्ज है वो सेम चार्ज एनक्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर सभी के लिए जो फ्लक्स है इक्वल है। ठीक है, कैसा है, इक्वल है। नेक्स्ट, 8 डाइपोल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई ईच आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। टोटल फ्लक्स, अरे भाई क्यूब के अंदर 8 डाइपोल रखे हैं, एक डाइपोल का नेट चार्ज अगर देखेंगे तो कितना होगा, -e + e, कितना हो जाएगा 0। 8 के लिए कितना होगा 0। तो फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना हो गया 0 हो गया। तो ये टोटल आ गया आंसर 0। तो सीधा सा आंसर है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। बट ये कहानी जो इन और आउट की है ये तब तक सही है अगर वो बोल रहा है कि एक साइड सारे पॉजिटिव और एक साइड सारे नेगेटिव है। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ बात करें कि एक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो कॉमन सी बात है कि उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ, नेट चार्ज एनक्लोज वो 0 हो रहा है वहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज हो रहा है वो 0 है। सो फाई इज 0। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं, एक के पास प्लस लैम्डा है और एक के पास माइनस लैम्डा, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। मतलब एक ये रही और एक ये रही, एक के ऊपर प्लस लैम्डा है और एक के ऊपर माइनस लैम्डा है। आर प्लेस्ड विद ए सेपरेशन डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 2 लाइन। भाई मिडवे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक प्लेट की वजह से यहाँ पे अगर निकालें तो फील्ड का फॉर्मूला इज कितना होगा, E इज इक्वल टू λ/2 पाई, कैपिटल आर है तो r/2 हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 20 तक की बात कर रहा है, मिड तक की। अब यहाँ से नेगेटिव प्लेट में है तो फील्ड कहाँ जा रहा होगा, इधर ही जा रहा होगा। मतलब अब इस प्लेट की वजह से भी निकालेंगे तो इसलिए इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। तो ये बन गया E 2 λ/2 पाई r, और जो 2 है वो ऊपर चला गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स बिकम E 2 λ/पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है भाई। एक से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और एक में एंटर कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करने के बजाय मैंने उसको 2 टाइम्स कर दिया। एक के लिए अगर हम चेक करना चाहते हैं कि लाइन चार्ज जो होता है, मतलब जो गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ठीक है, सो यहाँ पर उसने r/2 बोल दिया, तो एक तो r/2 का 2 ऊपर चला गया लैम्डा के साथ, और दूसरी प्लेट भी दी हुई है, हम सिर्फ एक की वजह से लिख रहे थे ना ये, अब दूसरी प्लेट भी दी है तो एक और की वजह से ऐड कर रहे हैं, तो आंसर आप लोगों के सामने दिस। क्लियर है, सो ये हो गया बी। नेक्स्ट, 2 plates each having an area of A are kept parallel to each other at a short distance d. They carry charge plus q and minus q respectively. The electric field in the space between the plate will be। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है कि ये एक चार्ज प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक प्लेट जिस पे नेगेटिव चार्ज, तो बीच में पूछ रहा है। तो भाई यहाँ से फील्ड अंदर इधर पॉइंट की तरफ और यहाँ से बाहर, मतलब इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में फील्ड जा रहे हैं। तो एक शीट की वजह से फील्ड कितना होता है, एक शीट की वजह से कितना होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी शीट की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर दो, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करो तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट मिल गया। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया है कि भाई चार्ज बता दिया साथ में, प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू है, तो मतलब सिग्मा को कैसे लिखेंगे, चार्ज बाय एरिया, तो यहाँ पे बन गया Q/A एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर इज दिस। ओके, मतलब घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के कि मेरे से नहीं होंगे, भाई तुमसे ही होंगे, तुम ही करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ो सब कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ दिस, मतलब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है जो कि कितना है 18 × 10⁻⁴
कितने डिस्टेंस पे बनाती है, 0.02 मीटर पे बनाती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तुमसे पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो मतलब गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा लैम्डा, सॉरी ई लिखेंगे पहले, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमें निकालना है क्या, लैम्डा, तो ये बन गया ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन गया। तो ई की वैल्यू इज़ 18 इंटू 10⁴, 2 इंटू 22/7, और एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12, और ये हो गया 0.02, ठीक है, 0.02 हो गया। सो कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपको कमेंट करना है, आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितना होगा, 2 इंटू 10⁻7 कूलम पर मीटर होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें 18 2 आर कितना होगा, 18 2 आर कितना होगा 36, और 36 को हम करेंगे लगभग 3 से, तो ये होगा 108 के बराबर, और फिर हम फिर से किससे कर रहे हैं, 8 से, तो ये होगा 864, और फिर हम 16, बिल्कुल, तो ये होगा भाई आंसर कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर होगा, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे। तरीका क्या है, सारे का सारा बता दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सो आई होप क्लियर है सबको चीज़ें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ डैश फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। भाई इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्जिंग, कि कोई बॉडी चार्जिंग कैसे होती है उसकी, या चार्ज कैसे होती है, वो चार्ज तब होती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। नेक्स्ट देखिए, अरे इस क्वेश्चन को तो कर लें, द पॉइंट चार्ज ईच इक्वल ऑफ 1 माइक्रोकूलम, सॉरी नॉट माइक्रोकूलम, इट्स 1 कूलम, एक्सर्ट ए फोर्स डैश म्यूचुअली व्हेन दे आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। अरे इतना आसान, इन्होंने बोला है कि आप लोगों के पास एक फोर्स का फॉर्मूला है, वो बोल रहे हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज हो और वो दोनों 1 मीटर पे रखे हों तो फोर्स कितनी लगेगी, तो K 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, तो ये हो गया F इज इक्वल टू स्मॉल k, एंड स्मॉल k इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। सो आंसर इज दिस, क्लियर है, समझ में आ गई चीज़ें। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोगों को क्या दिया हुआ, टू स्फेयर हैविंग देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द रेशो 2/3, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है 2/3, 2/3 रेशो में दी हुई है, देयर रेडियाई भी दिया हुआ है 3/2, द रेशो ऑफ द चार्ज ऑन देम इज, ध्यान से सुनना है क्या, टू स्फेयर हैं, हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज इन द रेशो दिस, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो लिख लो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट वाले के लिए कैसे लिखेंगे, Q1/A1, दूसरे वाले के लिए कैसे लिखेंगे, Q2/A2 लिखेंगे। इन दोनों का हम रेशियो कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो होगा Q1/Q2 इज इक्वल टू कितना, Q1/A1, और ये हो जाएगा Q2/A2, चला गया ऊपर की तरफ। अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दी है, इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों के पास डेंसिटीज़ का रेशियो है जो कि 2/3 है, चलो 2/3 हुआ। चार्ज रेशो आपको निकालना, मतलब Q1/Q2 आपको निकालना, तो इधर होगा A2/A1 हो गया, ठीक है। अब स्फेयर है तो A2 कैसे लिखेंगे, स्फेयर है तो भाई आप A2 लिखोगे कैसे, सुनो भी ध्यान से, आप लिखोगे πr2 का स्क्वायर, नीचे लिखोगे πr1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया आप लोगों के पास, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो आप लोगों के पास बचा Q1/Q2 इज इक्वल टू 2/3, और R1 स्क्वायर चला गया इधर, और R2 स्क्वायर आ गया इधर, तो मतलब यहाँ पे आ गया R1 का स्क्वायर, और इधर आ गया R2 का स्क्वायर। R1 कितना दे रखा है, R1 इज़ दिस, मतलब 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 और 4 आ गया, मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग इसको रब कर देंगे, भगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 इसको कट कर रहा है, ये 2 इस 4 को कट कर रहा है, तो 3/2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारे लिए आंसर हो गया ए ऑप्शन, कितना हुआ, ए ऑप्शन हो गया अभी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, सीधा सही 24 होगा।
एक फेस के लिए पूछ रहा है, कॉर्नर पे रख रहा है, तो डायरेक्ट कितना होगा आंसर भाई? डायरेक्ट होगा हमारे पास 30। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार यूट्यूब पे भी करवाया, ठीक है, एंड स्पेशल क्लासेस में भी करवाया आप लोगों को, ठीक है। अभी तो चलो मैं नहीं हूँ अनअकैडमी पर। अकॉर्डिंग द गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है वो? ये होता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो मतलब E जो है वो क्या है आप लोगों के पास? R है। क्लियर? सो यहाँ पे आप लिखोगे इन्वर्सली होता है किसके? डिस्टेंस के, कितनी दूरी पर जा रहे हैं उसके होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन हो गया, तो आप ये टिक कर दोगे, आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे ए कौन सा चार्ज है और बी कौन सा चार्ज है। तो सिंपल सी बात है भाई, ए से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ए तो पॉजिटिव चार्ज है, और बी में एंटर कर रही हैं, ये बी यहाँ पे है, तो बी को हमने बोल दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सिंपल है कि भाई कौन से का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? ए पे फील्ड लाइंस बड़ी पास है, तो इनका मैग्नीट्यूड ए का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी से, ठीक है। तो आंसर हो गया आप लोगों के पास कितना? ए हो गया आप लोगों के पास आंसर। कितना आंसर हो गया आप लोगों के पास? ए आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास एक डाइपोल है, जिसकी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, और उसको कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है। आप एक चीज़ देखो, इनमें क्या हो रहा है आप लोगों के पास कि यहाँ पर जो ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसी हैं? डेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसी हैं? डेंस है, ये यहाँ पे डेंस है, और यहाँ पे थोड़ी लूज़ है, यहाँ पे क्या है? लूज़ है अभी, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब ये जो फील्ड है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ये कैसा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। एंड नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स जीरो नहीं होती है, मतलब फोर्स लगेगी, तो वो किस पोर्शन पे ज़्यादा लगेगी भाई? इस पोर्शन पे ज़्यादा लगेगी, ठीक है। कहाँ पे लगेगी? इस पोर्शन पे ज़्यादा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ये गलत है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड राइट, ये भी गलत है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी। किसकी तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी? लेफ्ट की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं समाप्त। एंड इसकी जो फाइल है, PDF फाइल, वो आप लोगों को मिल जाएगी भाई कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सुनील जंगड़ा सर के नाम से। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। चैनल पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो के अंदर, और जय हिंद, वंदे मातरम।